हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में का हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे। हम प्राचीन इतिहास में आज प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति को कवर करने वाले हैं और इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति देखते हैं। इसके सामाजिक दशा को पहले देखते हैं। किस धर्म सूत्र में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है तथा उसे क्षत्रिय का पिता मानना चाहिए? तो विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है। किस धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह पुरोहित ब्राह्मण को 6 दंडों से मुक्त रखे? तो गौतम धर्म सूत्र में। गौतम धर्म सूत्र में किन 6 दंडों की चर्चा की गई है जिसमें कि ब्राह्मणों को मुक्त रखना चाहिए? तो शारीरिक यातना, कारावास, अर्थदंड अथवा जुर्माना, देश निकासन, अपमानित किया जाना और मृत्यु दंड में रखा गया है। किस स्मृतिकार ने पुत्र के उत्पन्न होते ही उसे पिता के संपत्ति में उसका अधिकार माना है? तो विज्ञानेश्वर ने माना है। किस स्मृतिकार ने अपने ग्रंथ दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है? तो जीमूत वाहन में लिखा है। किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता है? तो पुत्री को। दहेज या उपहार में प्राप्त स्त्री की निजी संपत्ति क्या कहलाती है? तो स्त्री धन कहलाता है। निर्वर्षित, वर्जित और अनिर्वर्षित अवर्जित सूदों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो पापनी के अष्टाध्यायी में किया गया है। प्रारंभिक स्मृतियों में ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो शूद्रों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? तो उपाध्याय कहा जाता था। अब देखते हैं आर्थिक दशा। तो द्वितीय नगरीकरण के प्रादुर्भाव के क्या कारण थे? तो कृषि का अधिशेष उत्पादन, लो उपकरणों से कृषि में उन्नति, शिल्प उद्योग धंधे का विकास और सिक्कों का निर्माण था। प्राग मौर्य कालीन में किस प्रकार के मृत भांडों का विकास हुआ है? तो उत्तरी काले चकीले मृत भांड का विकास हुआ है। जातक ग्रंथों में कितने प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न व्यवसायों के अपने अपने संगठन होते थे। इन संगठनों को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के पास किस तरह के अधिकार होते थे? तो कार्यकारी तथा न्यायिक, बैंक, नापतोल, वस्तुओं के मूल्य, मजदूरी का निश्चय करना अधिकार रहता था। श्रेणी संगठनों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठी यानी सेठी, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। व्यापारियों के कारवां के नेता क्या कहलाते थे? तो सार्थवाह कहलाते थे। व्यापारियों के मार्गदर्शन का कार्य करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो थल नियामक कहा जाता था। बड़े नगरों के श्रेणी प्रधान को क्या कहा जाता था? तो महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रावस्ती नगर के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी कौन थे? तो अनाथ पिंडक थे। कौशाम्बी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी कौन थे? तो घोषक थे। जेतवन तथा घोषिताराम महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो घोषक ने करवाया था। अब विविध देखते हैं। पापनी कौन थे? तो व्याकरण विद्वान थे।
पापनी कृति अष्टाध्यायी का विषय क्या है? तो व्याकरण है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित था? तो उड़ीसा में। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पिपरवा से हुआ है। किस पुराण में कहा गया है वह देश जो समुद्र के उत्तर और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है? यहाँ भरत के वंशज रहते हैं, तो विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या यह कहना सत्य हुआ कि भारतीय अपने इतिहास के प्रति जागरूक नहीं थे और न ही उन्हें इतिहास लेखन का बोध था? तो ये असत्य है। सूत्रकाल में ब्राह्मणों को किस वर्ण की कन्याओं से विवाह करने की अनुमति थी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की कन्याओं से विवाह करने की अनुमति थी। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।